गुड आफ्टरनून ऑल। कल हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड पीएससी के लिए उत्तराखंड पीएससी एई के लिए अपने स्वयं का लेक्चर स्टार्ट किया था कल से। कल मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए थे आपको, और आगे उसके आगे आज देखना है। उससे पहले आप सबका स्वागत है मेक श्योर एजुकेशन चैनल पे, और आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी की कंसेप्ट मैंने बताया होगा आपने उसको नोट किया होगा, रिवाइज किया होगा। प्रॉपर आप करते जाएं, आप टाइम टू टाइम देखोगे कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं और कंसेप्ट का एक बंच बनता हुआ जा रहा है। आप ताकि आप उसको रिवीजन के टाइम पे ना सिर्फ वो की कंसेप्ट वगैरह ही देखते जाओगे, तो ही आपका उस पर कंट्रोल होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना प्रिपरेशन तैयारी रखें, और आपको जो भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी हो, जो भी इशू आ रहा हो, क्लास से रिलेटेड जो भी इशू आ रहा हो, कृपया आप वहाँ पे अपना फीडबैक दें। वो हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा कि हमें मतलब किस तरीके से आपको आगे लेके चलना है। इसलिए प्लीज़ आप वहाँ पे आप अपना कमेंट में अपना सारा अच्छा है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही हैं, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, या क्या है जो भी इशू है, आप बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक आप लिख सकते हो। आप अपना फीडबैक दें, और आपका कोई प्रॉब्लम भी रहा होगा, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहा होगा, किसी आंसर में डाउट रहा होगा, तो कृपया आप वहाँ पे लिखें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन वहीं पे आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने कल 20 तक क्वेश्चन कर लिया था। अब आगे का क्वेश्चन, आज आगे का और क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 तक कर लिया था, 21 के क्वेश्चन से देखते हैं। स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ टू द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर सपोज दैट हमारा कोई एक सपोज दैट ये एक बॉडी है, ठीक है। अगर हम इस पे एक फोर्स लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक लीनियर डिफॉर्मेशन होगा, ये एक लीनियरली डिफॉर्म्ड होगा। ठीक है, लीनियर डिफॉर्म होगा, तो डायमीटर में क्या होगा, चेंज आएगा। ये भी डेल्टा डी होगा और ये भी डेल्टा डी होगा, दोनों चेंज इन डायमीटर होगा। लेकिन लेंथ में क्या होगा, लेंथ में होगा एल प्लस डेल्टा एल। पहले जो एल था अब वो डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, और पहले जो डी था वो डी माइनस डेल्टा डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स किया है, तो स्ट्रेन पूछ रहा है राइट एंगल पे, यानी कि डायमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, डायमीटर में पूछ रहा है, तो डायमीटर में पूछा तो लेटरल स्ट्रेन लिखेंगे, और लेटरल स्ट्रेन को कैसे एक्सप्लेन किया था हमने कल। लेटरल स्ट्रेन को लिख सकते हैं चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर, और ये वैल्यू होता है निगेटिव। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 22। 22 में बोल रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी कैन बी एक्सप्रेस यूजुअली नोटेड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब आपको मैंने कल इलास्टिक कांस्टेंट बताए थे। इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से बताए थे, इलास्टिक कांस्टेंट बताया था हमने आपको, चार इलास्टिक कांस्टेंट बताया था। एक पहला यंग्स मॉडुलस, दूसरा शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी को बोलते हैं, और बल्क मॉडुलस और पॉइजंस रेशियो। ये आपको हमने चार मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट बताए थे। चारों के चार रिलेशन भी बताए थे। पहला रिलेशन क्या था, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, और ये कल ये मैंने बताया था, अब दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ मैं। E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, और E इक्वल टू 9 kg बाय 3K प्लस जी। और चौथा रिलेशन होता है 3K माइनस 2G बाय 6K प्लस 2G। ये चार रिलेशन जो कि मैंने आपको कल बताया था। कल अगर किसी ने ये सेशन नहीं देखा था, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वो कल वाला क्वेश्चन देखें, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताए गए थे, वो आपको बहुत ही बूस्ट करेगा, आप वो देखें। स्टार्टिंग के 100-120 क्वेश्चन तक तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलने वाले हैं, तो इसलिए इसको उसके बाद तो बस आपको बस वही कंसेप्ट को यूज करके फिर आंसर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बता दिया था। अब आ रहा है, अब आइए क्वेश्चन पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी कैन बी एक्सप्रेस। तो जी के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे। ये वाला एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। जी पूछा है, शेयर मॉडुलस पूछा है, तो क्या हो जाएगा E बाई को, और इसको इधर भेज दीजिए 2 इंटू 1 प्लस म्यू
ये आ गया। अब इसको मैच कर लीजिए, कौन सा आ रहा है, इक्वल टू E/2 इंटू वन प्लस म्यू। अब पहला इसमें आ रहा है आपका इक्वल टू 2 इंटू वन प्लस टू म्यू, ये नहीं होगा, 2 इंटू ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस और पॉइजंस रेशियो। यंग्स मॉडुलस और अभी अभी रिलेशन आपको बताया है पीछे, वो क्या रिलेशन था, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और इलास्टिक कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, तीनों का रिलेशन ये आ गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इफ द मटेरियल हैव आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी। इफ द मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ये होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या क्या होता है, द मटेरियल विच हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द बॉडी एनी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे, तो ये होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। एनी डायरेक्शन एनी पॉइंट, यानी कि थ्रू आउट द बॉडी हो गया, तो ये होता है आइसोट्रोपिक। उसके बाद क्या होता है, होमोजेनियस मटेरियल हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रू आउट द बॉडी जो भी वो होगा उसको बोलते हैं होमोजेनियस मटेरियल। ठीक है, और इलास्टिक तो होगा नहीं, आपका आंसर क्या हो गया, आइसोट्रोपिक मटेरियल हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे में आता है बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, बल्क मॉडुलस को लिखते हैं चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, या फिर चेंज इन प्रेशर लिख सकते हो, या फिर स्ट्रेस के टर्म में लिखोगे तो ये होता है एक्चुअली, तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, इसका आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन। ये होता है लीनियर स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी लिखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी लिखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं ना, हाइड्रोमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, तो बोलते हैं आपको, ये आपका हो गया क्या, चेंज इन प्रेशर, हाँ, तो बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस या डायरेक्ट प्रेशर बोल सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस, ये सॉरी, डायरेक्ट स्ट्रेस या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डायरेक्ट स्ट्रेस। तो आपका आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन नहीं होगा, लेटरल स्ट्रेन नहीं होगा, डायरेक्ट स्ट्रेन नहीं होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आता है, द स्ट्रेन एनर्जी कॉज्ड बाय द बेंडिंग। ये देखिए, ये बोल रहा है स्ट्रेन कॉज्ड बाय बेंडिंग इज गिवन एज। देखिए बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग में अगर स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो ये इंटीग्रेशन होता है किसका, m² dx ओवर 2e i का, m² dx ओवर 2e i का, ये होता है बेंडिंग में। ठीक है, ये होता है आपका बेंडिंग में। उसके बाद अगर हम बात करें उससे आगे बात करते हैं, अगर स्ट्रेन एनर्जी इन एक्सियल लोडिंग की बात करें, स्ट्रेन एनर्जी को यूज लिखते हैं ना हम, स्ट्रेन एनर्जी इन एक्सियल लोडिंग, स्ट्रेन एनर्जी इन एक्सियल लोडिंग। स्ट्रेन एनर्जी अगर एक्सियल लोडिंग की बात करें हम, तो थोड़ा सा लगाना, स्ट्रेन एनर्जी इन एक्सियल लोडिंग की बात करें तो इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ p स्क्वायर dx ओवर 2ae, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं p² l ओवर 2ae, और इसको लिख सकते हैं m² l ओवर
QEI, ठीक है, ये हो गया। अभी आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेंडिंग में, बेंडिंग में क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। इस फॉर्म में देख लीजिए, m/2EI, m स्क्वायर होना चाहिए, m स्क्वायर ओवर 2EI dx, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 27 नंबर, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इन एसआई सिस्टम। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी पूछा है। देखिए, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी पूछा है ना, डेंसिटी पूछा है। ये होता है स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, पहले तो अब स्ट्रेन एनर्जी का, पहले हम स्ट्रेन एनर्जी का यूनिट निकालते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे। ठीक है, पहले स्ट्रेन एनर्जी का यूनिट देख लीजिए, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी को यू से लिखते हैं। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, 1/2 ई इंटू डेल्टा। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 1/2 ई को फोर्स लिख सकते हैं, इंटू डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, पीएल या एफएल, पीएल या एफएल। एक मिनट, इसको लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं एफ एल पी एल अपन ए। ठीक है, अब इसका यूनिट बैठा दीजिए। फोर्स को क्या लिखते हैं, न्यूटन, फोर्स को क्या लिखते हैं, न्यूटन, इंटू लेंथ को क्या लिखते हैं, लेंथ को मीटर लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय ये, एरिया को क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, और ई को क्या लिखते हैं, न्यूटन पर एम स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, ताकि यूनिट एम को मीटर बना सकते हैं, तो मीटर स्क्वायर लिख के चलते हैं अभी। ठीक है, तो ये, ओ यार, तो लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर कट गया, और ये न्यूटन कट गया, तो बच क्या गया, न्यूटन न्यूटन मीटर, बच गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बच गया। तो इसको क्या करेंगे, न्यूटन मीटर को, एक मिनट, न्यूटन मीटर को दूसरा यूनिट में बोलते हैं क्या, का दूसरा नाम है, न्यूटन मीटर को ही दूसरा नाम है जूल, तो दूसरा नाम से बोलते हैं जूल, जूल, इसको जूल बोलते हैं। जूल को जे से लिखते हैं, जे लिखते हैं इसको जूल। अब आइए, क्या बोलता है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, इसको स्ट्रेन एनर्जी का यूनिट क्या बोला अभी, जूल, और वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, तो जूल मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब हो गया, जूल पर मीटर क्यूब हो गया। इसको ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, जूल पर क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर इस सबको में बदल दे, अगर इसको भी में बदल दें, इसको भी में बदल दें, सबको में अगर बदल देते हैं, तो अल्टीमेटली कट ही जाना है, एक बच जाना है। तो इसको बोलते हैं कि, इसको बोलते हैं जूल पर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जूल पर क्यूब बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 हो गया, अगला क्वेश्चन 28। अगला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, अभी बताया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपको मैंने कल पूरा बता दिया था। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ऐसे लिखते हैं, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को ऐसे भी टॉ से डिनोट करते हैं, और इसको फाइ से डिनोट करते हैं। रिलेशन निकाल लीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ही, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ही इसको बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ही बोलते हैं शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो ये आ गया शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये आपका आ गया आंसर, कौन सा, डी आंसर आ गया आपका। चलिए 28 का हो गया, अब 29 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोला, द डेप्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ देन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम। डेप्थ को अगर क्या बोल रहा है, हाफ कर दे रहे हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम, तो बीम में क्या होगा, बीम एक आपका बीम है, बीम में क्या होगा, ट्रांसवर्स लोडिंग होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स लोडिंग होगा, तो इसमें क्या आएगा, मोमेंट भी आएगा, ये मोमेंट भी आएगा इसमें,
ठीक है, मोमेंट आएगा। तो मोमेंट के लिए स्ट्रेन एनर्जी का अभी फॉर्मूला बताया हमने आपको, m²L/2EI। तो यहाँ से हमको स्ट्रेन एनर्जी देख रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, द डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम बोला है। तो अब रेक्टेंगुलर बीम बोला है, तो मोमेंट इसका क्या होता है, BD³/12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BD³/12। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए चलिए ऐसा कर लेते हैं, 12/BD³। तो अब क्या आ गया, स्ट्रेन एनर्जी जो है DQ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू DQ। तो U1/U2 क्या लिखेंगे, U1/U2 लिखेंगे D2/D1 का होल क्यों लिखेंगे। ठीक है, D2/D1 का होल क्यों लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो D2/D1 का होल क्यों हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अगर इसके डेप्थ को हाफ कर दिया जाए, यानी कि D2/2 को हाफ कर दिया जाए, इसका होल क्यों करें, और इसका D1 का, यानी कि D जो था, ये भी तो D ही था, D का इसका क्यूब कर दिया जाए, तो U1/U2 क्या हो जाएगा, D³/8 इंटू DQ। ये कट गया, 1/8 आ गया। तो अगर हाफ कर रहे हैं तो यानी कि U2 में पूछा है, U2 में पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, U2 में पूछा है तो 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, का आंसर हो जाएगा आपको 8 टाइम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। सिग्मा एंड ई फॉर अ बॉडी इतना MMR इतना मीटर स्क्वायर, रेजिलियंस ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन में कुछ गलत लिख रखा है क्या, रेजिलियंस तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ क्वेश्चन में गलत लग रहा है, कुछ छूटा हुआ लग रहा है। रेजिलियंस रेजिलियंस होता है σ²/2E इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। इस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला यही है, आप ये क्वेश्चन मैं आपको देख के बता दूंगा। ये क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन गलत है, मान के चल रहे हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L डिफॉर्म बाय डेल्टा देन सब्जेक्टेड टू नॉर्मल फोर्स P। अगर एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, इसमें बोल रहा है कि नॉर्मल फोर्स P लग रहा है, when the subjected to normal force P then Young's modulus of the material। तो इसका डिफॉर्मेशन क्या लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू लिखते हैं PL/E, और इसका बोलता है यंग्स मॉडुलस में, यंग्स मॉडुलस को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा PL/A इंटू डेल्टा। ये रिलेशन देख लीजिए, PL/A इंटू डेल्टा। तो ये रिलेशन हुआ PL/A डेल्टा, PL/A डेल्टा, यही है। ये एल कुछ गलत लिख रखा है इन्होंने, PL/A, ये सारा एल है, ये सारा परपेंडिकुलर नहीं है, ये एल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, PL/A डेल्टा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में आता था प्रिज्मेटिक बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई है, सिंपली सब्स्टिट्यूटेड ओवर द स्पैन ऑफ द मोमेंट M अप्लाइड अलोंग द सपोर्ट, देन द बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी। बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी अभी बताया था, बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी होता है M²L/2EI, M²L/2EI। M²L कहाँ है, M²L/2EI। आपका आंसर हो जाएगा 32 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 33 पे आइए। अब बार ऑफ 80 mm डायमीटर एंड द 800 mm लेंथ। एक बार है, इसका लेंथ दे रखा है कितना, 800 mm का इसका लेंथ है, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है, इसका डाया दे रखा है कितना, डाया दे रखा है आपको 80 mm का, 80 mm का दे रखा है। तो चेंज इन डायमीटर कितना दे रखा है, एंड इलोंगेटेड बाय 0.30 mm, यानी कि लेंथ में तो 0.30 mm का इलोंगेशन है, और डायमीटर इज डिक्रीज बाय 0.1 mm। डायमीटर में डिक्रीज कितने का है, 0.01 mm का है।
देन क्या पूछा है, पॉइजंस रेशियो पूछा है। पॉइजंस रेशियो क्या आता है, माइनस, माइनस को छोड़िए, ये तो एक मैग्नीट्यूड देता है आपको, छोड़िए, लिखिए आप इसको, कोई नहीं, इसको लिखते हैं चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर और चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। माइनस तो आपको ये कंट्रैक्शन को बताता है ना, अभी यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर क्या लिखेंगे, 0.01 डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ओरिजिनल डायमीटर कितना है, 80 mm का, ये भी mm में, 80 mm का। अब इसको ऊपर करेंगे तो चेंज इन लेंथ कितना है ओरिजिनल, 800 mm का, और चेंज इन लेंथ कितना है, 0.30 mm का। चलिए mm से mm तो सारा कट गया आपका, ठीक है। स्ट्रेन जो है हमारा यूनिटलेस ये आएगा, ठीक है। वजन रेशियो हमारा यूनिटलेस है। तो अब हम बात करें, इसको काटपीट देते हैं, काटपीट दिया, जीरो चला गया, 80 से 800 कटा 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स कटा, 10/30 ये हो गया, 10/30 इक्वल टू 0.33, ये आ गया 0.33। अब इसका आंसर देख लीजिए, 33 का सी हो जाएगा आपका आंसर, 33 का आपका आंसर हो गया सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, 34, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमेन यूजिंग यूटीएम द पैरामीटर यूजुअली मेजर्ड। ये आपका एक स्पेसिमेन होता है, ठीक है, ये आपका स्पेसिमेन होता है। बोलता है कि यूटीएम में इसको क्या करते हैं, आप लोगों ने सब लैब में ये एक टेस्ट किया होगा, ठीक है। इसको, इसका डायमीटर डी होता है, ठीक है। इस पे क्या करते हैं कि इधर से इसको माइल्ड स्टिक टेस्टिंग के लिए इधर से भी हाइड्रोलिक जैक और इधर से भी हाइड्रोलिक जैक लगा देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, टेंसाइल लोड में टेस्ट करते हैं, टेंशन लगाते हैं, इसमें टेंशन लगाते हैं और देखते हैं कि ये फ्रैक्चर कितने पे होगा, लेकिन इसका फ्रैक्चर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये देखते हैं कितना लेंथ इसका, तो इसको तो एल नॉट मानते हैं, कितना इलोंगेशन हुआ, ठीक है। पहली बात तो इलोंगेशन देखेंगे, इलोंगेशन देखेंगे, और इलोंगेशन किसके करस्पॉन्डिंग, इलोंगेशन देखेंगे करस्पॉन्डिंग लोड के, करस्पॉन्डिंग लोड के, लोड और इलोंगेशन को मेजर करते हैं, कितने लोड पे कितना इलोंगेशन हुआ, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यूटीएम में करते हैं। आप लोगों को ये चीज लैब में करवाया गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हैं 35 नंबर क्वेश्चन, अ बार ऑफ 40 mm डायमीटर एंड, अभी 40 mm लेंथ, ये बार है, मैं एक बार बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, 40 mm डायमीटर है, ये दे रखा है 40 mm का डायमीटर है, और 400 mm का लेंथ है, 400 mm का लेंथ है, 400 mm का सब्जेक्टेड एन एक्सियल पुल, ये लोड दे रखा है कितना, 100 किलोन्यूटन का, ठीक है। इधर से भी उतना ही लोड होगा 100 किलोन्यूटन का, इधर भी 100 है, ठीक है। चलिए, इट इलोंगेटेड 0.105 mm एंड द डायमीटर डिक्रीजेज बाय इतना, यानी कि चेंज इन लेंथ हो रखा है 0.150 और चेंज इन डायमीटर आपको दे रखा है 0.005, डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर 0.005। अब पूछ रहा है द पॉइजंस रेशियो पूछ रहा है, अभी ऐसा क्वेश्चन तुरंत किया है, जस्ट पीछे क्वेश्चन किया है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, लेटरल स्ट्रेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लीनियर स्ट्रेंथ। अब लेटरल डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज इन डायमीटर कितना है, चेंज इन डायमीटर है आपका 0.005, और चेंज इन ओरिजिनल डायमीटर कितना है 40 mm, ओरिजिनल डायमीटर है 40 mm, ये हो गया। डिवाइड बाय कर लीजिए, डिवाइड कितना करा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है, लेंथ दे रखा है आपको इलोंगेटेड बाय 0.1, चेंज इन लेंथ दे रखा है 0.150, और लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ दे रखा है 400 mm का, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, क्या है 0.005 डिवाइड बाय 40 और इंटू 400 डिवाइड बाय 0.150। तो अब इसको काट पीट दीजिए, काट पीट दिया तो अभी इसमें क्या करेंगे, 40 दाएं, ये तो 10 बार में कट गया, और ये कट गया आपको 3 बार में, 30 टाइम्स,
तो इसका आंसर क्या हो गया, 10/30 मतलब 1/3 इक्वल टू 1/0.33। इसका भी आंसर हो गया 0.33। 35 का आंसर हो गया 0.33। आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। अ बार ऑफ मेड ऑफ द मटेरियल हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 पॉइंट इतना mm एंड पॉइजन रेशियो इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्डिंग टू शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस के लिए भी आपको फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू लगाएंगे, ठीक है। और बार ऑफ मेड ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है कितना, 2 इंटू 10⁵ एम्पियर इक्वल टू 2 और इंटू जी इंटू 1 प्लस म्यू दे रखा है कितना, 0 पॉइंट, वजन रेशियो कितना दे रखा है 0.25। तो ये हो गया 1.25 गुना 2, 1.25 गुना 2, तो ये हो गया 125 गुना 2 तो ये हो गया 2 इंटू 10⁵ 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 2.50 इक्वल टू हो गया ये शियर मॉडुलस। अब क्या करिए, तो ये तो हो जाएगा गुना 100, 25 चौका 100 और 25 बाई 250, 8/10 हो गया, 8/10 इक्वल टू 10 इंटू 10⁵ भी तो है, 10⁵ भी है, तो 0.8 इंटू 10⁵ ये हो गया आपका आंसर, 0.8 इंटू 10⁵ ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 से 37 नंबर, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ टू द लीनियर स्ट्रेंथ। लेटरल टू लीनियर स्ट्रेंथ, लेटरल टू लीनियर स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेंथ, लेटरल स्ट्रेंथ टू लीनियर स्ट्रेंथ अभी बताया था, लीनियर स्ट्रेंथ। अभी देख रहे हो पुराना कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, चेंज इन डायमीटर। याद आ रहा होगा क्या बोलते हैं, चेंज इन डायमीटर। कमेंट करते जाइएगा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट करते जाइए। लीनियर स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो यही तो था, इसी को तो हम पॉइजन रेशियो बोलते थे, यही है ना हमारा पॉइजन रेशियो, इसको पॉइजन रेशियो बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो क्लियर था। द पार्टिकुलर मटेरियल ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ये बल्क मॉडुलस के बराबर है। एंड द पॉइजन रेशियो पूछा है, पॉइजन रेशियो के लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया है, 3k - 2g/6k + 2g। वैल्यू रख दीजिए 3k - 2g/6k + 2g में। अब g इक्वल टू के रखिए या फिर k इक्वल टू g रखिए, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं कि g इक्वल टू के रख लेते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 3k - 2k डिवाइड बाय 6k g 6k + 2k, ये हो गया k डिवाइड बाय 8k, इसे कट करिए 1/8 आ गया, ठीक है, 1/8 आ गया, ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई कि नहीं, हम k इक्वल टू जी रख लेंगे, k इक्वल टू जी रख लेंगे। तो 3k के जगह पे जी रखिए और 2g तो है ही, और k के जगह पे जी रखना है तो 6 के जगह पे जी रखिए और 2g तो है ही, तो अभी भी कर लीजिए। ये हो गया क्या, g/8 जी, जिसे जी कट गया तो 1/8 आ गया, तो भी 1/8 आ गया, तो भी 1/8 का कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अ सर्कुलर बार ऑफ डायमीटर 50 mm इज सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 50 kN एंड द पॉइजन रेशियो इतना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिस एंड द वैल्यू ऑफ शियर मॉडुलस पूछा है। यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है और शियर मॉडुलस पूछा है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। अब इन सब का डिटेल मैंने डिटेल कर रखा है, अब इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 7.07 इंटू 10⁴ Nm², और पूरा मैं यूनिट के साथ ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, यूनिट तो ऑलरेडी आप लोग समझ जाते होंगे, तो आप यूनिट न भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सबको बताना है तो मैं यूनिट वगैरह पूरा क्लियर करके चलूंगा, और आधे क्वेश्चन तो यूनिट से भी बन जाते हैं। 2 ईयर मॉडल्स पूछा ही है, 1 प्लस म्यू का वैल्यू 0.33 रखिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें जी की, तो 7.07 इंटू 10⁴ और डिवाइड बाय 2.66, 2.66 ये हो जाएगा Nm/mm²। अब इसको डिवाइड कर लीजिए,
को डिवाइड करेंगे तो ये घट गया, तो इसको लिख सकते हैं g इक्वल टू 707 डिवाइड बाय 266, 266 करीब करीब दो दूना चार, दो या छः, तीन छः, करीब करीब 3 के आसपास जाएगा ये। ठीक है, 3 के आसपास जाएगा। आप लोग इसको डिवाइड करिए कैलकुलेटर से या फिर नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 3 के करीब ना, 3 से करेंगे 266 इंटू 3, 17 एक या 18 एक, 18 19 20 21 करेगा दो, 6 3 9, नहीं ये 3 से नहीं जाएगा, ये करीब करीब 2 के आसपास जाएगा। देख लीजिए 2 में कौन सा जा रहा है, 9 तो नहीं जाएगा, 6 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 2 के आसपास जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 2.65 के करीब जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो अब आप इसको बढ़ सकते हैं लेकर के 2.66, 2.66, ये हो गया आपका आंसर 2.66 आ रहा है। नहीं चल रहा, हाँ चलिए, ये आ गया आपका 2.65। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 39 होगा 40। द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, अभी आपको बताया था स्ट्रेन एनर्जी पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के लिए आपको मैंने बताया था क्या, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 फोर्स लिख लीजिए और P इंटू डेल्टा लिख लीजिए, और इसको क्या लिख लीजिए, पी एल अपन को जगह पे फोर्स पी एल अपन ए लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर एल ओवर 2a, एफ स्क्वायर एल ओवर 2a ई, एफ स्क्वायर एल ओवर 2a ई। या अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो देख लो भाई, यहाँ पे लिखे थे 1/2 पी इंटू डेल्टा, ये लिखा था। डेल्टा के जगह पे हम पी के जगह पे हम मान लिया है क्या, एफ, क्योंकि एफ के टर्म में दे रखा है तो एफ मान लिया। ठीक है, और उसके जगह तो एफ स्क्वायर एल ओवर 2a ई, आपका आंसर हो गया एफ स्क्वायर एल। अब इसमें मैच कर लीजिए कौन सा आ रहा है आपका। ठीक है, इसमें मैच करोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा एफ स्क्वायर एल ओवर 2a ई, इसका आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज 0.3, देन यंग्स मॉडुलस 200 जीपीए। पॉइजन रेशियो दे रखा है 0.3 और यंग्स मॉडुलस दे रखा है 200 जीपीए, 200 जीपीए दे रखा है। तो अब क्या करना है, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए एक ही फॉर्मूला तो आपको बताया था, इक्वल टू 2g 1 प्लस न्यू। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए ना, तो यही एक रिलेशन है जिससे आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल सकते हैं। 200 जीपीए दे रखा है और जीपीए में ही दे रखा है आंसर, तो छोड़िए, हम कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 2g 2g, और ये हो गया 1 प्लस 0.3, 1.3 इंटू 2 यानी कि 2.6 हो गया। 200 डिवाइड बाय 2.6 हो गया, 0.3 दे रखा है, हाँ 1.3 गुना 2.6 हो गया। अब 2.6 को अब डिवाइड कर लीजिए, 2000 बटा 26 कर लेंगे तो ये करीब करीब हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 7 गुना 8 गुना 16, अच्छा करता अगर आप 26 इंटू 8 करते हैं ना, 6 8 गुना 16 अच्छे 22, 224 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा तो 8 से एक वैल्यू नीचे आइए, 7 पे आइए, 28 इंटू 7 करिए, 8 7 56, 6 8 4 और 7 गुनी 14 4 18, 186, 7 मरतबे काटिए, 7 से काटिए ना, 7 का यूनिट डिजिट यही आया, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैंने इसको शॉर्टकट में किया है, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये आ जाएगा 77, आप देख लीजिएगा, मैंने यूनिट डिजिट से कर दिया है। कैलकुलेशन फास्ट करने का यही तरीका है, आपको सारे कंसेप्ट पते होने चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए यूनिट डिजिट मिल गया हमें, तो मैंने अपना सीधा आंसर कर दिया है।
The ratio of modulus of rigidity to modulus of elasticity. Ratio of modulus of rigidity to modulus of elasticity G by E पूछा है, G और E का रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस में ही G by E आता है, E इक्वल टू क्या लिखते हैं, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। E बाई जी क्या आ गया, E बाई जी आ गया 2 इंटू 1 प्लस म्यू, 2 इंटू 1 प्लस म्यू, और G बाई ई का रेशियो पूछा है, G बाई ई का रेशियो पूछा है तो 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको पुराना कंसेप्ट फिर से याद दिलाता हूँ जो मैंने पहले लेक्चर में ही कर दिया था। पॉइजंस रेशियो की वैल्यू कहाँ से, इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए पूछा था आपको, तो 0 से लेके 0.5 तक पूछा था, यानी कि इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0.5। ये मैक्स टू मैक्स हो सकता है, ये मिनिमम टू मिनिमम हो सकता है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, याद रखना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन पे, अब इसको हम पुट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें पुट क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, अभी आप आ जाइए, इसको G बाई ई 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस, एक बार 0 रख दीजिए, और G बाई ई 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस 0.5 रख दीजिए। इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है 1 बाय 2 आ गया, और इससे क्या आ रहा होगा 1 बाय 1.5 दूना 3, 1 बाय 3 आ रहा होगा, यानी कि पॉइजंस रेशियो का वैल्यू 1 बाय 2 और 1 बाय 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक। तो 1 बाय 2 और 1 बाय 3 लेस देन 1 बाय 3, लेस देन 1 बाय 3 नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मोर देन 1 बाय 3 आएगा, मोर देन 1 बाय 3 आएगा, और लेस देन और 0 रखने पे क्या होगा लेस देन 1 बाय 2, तो ये वैल्यू आ गया आपका आंसर डी, 42 का आंसर हो गया डी। अब आइए 40, इसके बाद आते हैं 43 पे। 43 में द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस टू स्ट्रेन, सीधी बात है, ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दीजिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही बात है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का आपका आंसर हो जाएगा ए। अब आइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम 43 के बाद 44 पे। द मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना दे रखा है, ये यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी दे रखा है, जी का वैल्यू दे रखा है कितना, जी का वैल्यू दे रखा है 100 GPa, एंड द पॉइजंस रेशियो दे रखा है इतना, देन वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस कितनी बार पूछेगा, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को 100 रखिए, 2 इंटू 100 1 प्लस म्यू का वैल्यू 0.25, 1.25 और गुना 2, तो यानी कि हो जाएगा 1.125 गुना 250 250 और गुना 100, ये हो गया 250। 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 45 में आइए, द लॉस ऑफ स्ट्रेस विथ द टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन, लॉस ऑफ स्ट्रेस विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन, लॉस, ये इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, लॉस ऑफ स्ट्रेस इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। और इसमें आप देखिए श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज होता है ये डिक्रीज इन लेंथ हो जाता है, जो डिक्रीज इन लेंथ होता है वो कंप्रेस करता है, और या फिर स्टील, जैसे कि आप आरसीसी में पढ़ेंगे, जब आरसीसी किसी स्टील के अराउंड प्लेस कर देते हैं तो उसमें श्रिंक कर जाता है, वो श्रिंकेज उसमें प्रोड्यूस होता है, उसको श्रिंकेज बोलते हैं। क्रीप होता है डेड लोड की वजह से, लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन है ये, लॉन्ग टाइम के साथ, टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम के साथ इसमें जितना ज़्यादा वो होगा तो ये क्रीप होता है ये। और डक्टिलिटी तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म इट्स टू ड्रॉन इनटू टेंशन, दैट इज द डक्टिलिटी, ये डक्टिलिटी होता है। तो आपका अभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रिलैक्सेशन। उसके बाद आगे आते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी का यंग्स मॉडुलस बोला है। यंग्स मॉडुलस को क्या लिखते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अभी बताया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन
तो परफेक्टली रिजिड बॉडी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है, तो इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा? डिफॉर्मेशन जीरो होगा, जीरो होगा। तो इसको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या लिखेंगे? स्ट्रेन इसमें तो होगा ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा। स्ट्रेन अपॉन जीरो दैट इज इनफाइनाइट। तो इसका हो जाएगा नॉन जीरो फाइनाइट कांस्टेंट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट होगा, यूनिटी भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। आपका आंसर आ गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सर द ग्लास और ग्लास रॉड हैविंग इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस इतना जीपीए एंड पॉइजन रेशियो इतना, हैविंग बल्क मॉडुलस पूछा है, बल्क मॉडुलस पूछा है। बल्क मॉडुलस के लिए क्या लिखते हैं? E इक्वल टू टी के वन माइनस टू न्यू, ई इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू न्यू। आपको बल्क मॉडुलस पूछा है यानी कि के पूछा है, के पूछा है, तो इसके जगह पे इलास्टिक मॉडुलस दे रखा है। इलास्टिक मॉडुलस दे रखा है 90 जीपीए, 90 जीपीए और डिवाइड बाय थ्री के वन माइनस टू, वन माइनस ये न्यू कितना दे रखा? 0.1 इंटू 0.2 दे रखा है 0.4, ये हो गया 0.6, यानी कि 3 इंटू 0.6, 0.4 हो गया ना, 0.6, ये हो जाएगा, ये हो गया 90, 90 बाई चौथी 18, 1.8, 1.8 करेंगे तो ये हो जाएगा की। तो इसको दिए 18 पंचे 90, 50 आ गया। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कितना आ गया? 50। आपका पहला आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये आ जाएगा 47 का ए। अब 48 पे आइए, 48 पे आइए। द सर्कुलर सिलिकॉन कॉर्ब कार्बाइड रॉड एग्जिबिट द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ, इलास्टिक मॉडुलस यानी कि ई दे रखा है। ई कितना भी अंडर द यूनिएक्सियल स्ट्रेस, यूनिएक्सियल स्ट्रेस दे रखा है 450 MPa। द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द स्पेसिमेन, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी पूछा है। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होता है स्ट्रेन एनर्जी बाय डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कुछ नहीं दे रखा तो यूनिट वॉल्यूम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं? सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। सिग्मा दे रखा है कितना? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 450, 2 इंटू 450 और 450 सर्कुलर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस दे रखा है कितना? 450 स्क्वायर लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे 450 इंटू 450 डिवाइड बाय 2 इंटू 450, 450 450 कट गया और इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, दो दुना चार, दो दुना चार, दो एक बच गया, दो पच्चे 10, 225। तो ये आ गया स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ये स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी आ गया कितना? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी आ गया 225, 225। ये देखिए, और एक चीज देखिए, ये एमपीए और ये जीपीए में दे रखा है, एमपीए और ये जीपीए में दे रखा है 400, एक मिनट, यूनिट का फिल हो गया इधर, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, स्ट्रेस कितना दे रखा है? एमपीए इंटू एमपीए, तो एमपीए, एमपीए डिवाइड बाय 10⁻³ इंटू एमपीए, काट दीजिए, काट दीजिए। एमपीए में, एमपीए में आ जाएगा किलो न्यूटन, न्यूटन एमएम, और 10⁻³ तो 250 डिवाइड बाय 225 डिवाइड बाय 10⁻³ ये आ जाएगा किसमें? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और एमपीए मिला लीजिए। इसी में भी 10⁻³ करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.225, 0.225 न्यूटन एमएम पर एमएम क्यूब, पर एमएम क्यूब यानी कि यूनिट वॉल्यूम में रखा ना, इसको 1 mm³ रखेंगे, एमएम क्यूब भी रखेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर आपका। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इसका जो यूनिट आएगा डिवाइड बाय एमएम क्यूब आएगा, 1 mm³ है ना, तो 0.25 न्यूटन पर एमएम, न्यूटन पर एमएम और पर एमएम, ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं 49 क्वेश्चन पे। द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द पॉइंट्स आर द लिमिट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये पूछ रहा है कि एक आपका, आपका कौन सा है? देखना आइए, ये हाँ,
ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। अब आइए इसमें क्या बोला है, हाँ यहाँ पे हम बताते हैं। अगर हम बात करें, ये आ जाएगा फ्रैक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आ गया प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर हिल पॉइंट, लोअर हिल पॉइंट, और ये आ जाएगा डी ई, ये आ जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग, और ये हो जाएगा नेकिंग फॉर्मेशन, या फिर ये जी एफ, ये हो जाएगा फ्रैक्चर, ई एफ, यहाँ हो जाएगा फ्रैक्चर। अब बोलिए द स्ट्रेस प्लॉट ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, द करेक्ट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, पहला तो इसको देंगे क्या, ए नंबर पे, उसके बाद आ जाएगा इलास्टिक लिमिट, ये आ जाएगा बी नंबर पे, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट सी, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, और पॉइंट ऑफ रप्चर, ठीक है। सी डी ई, ए बी सी डी ई, यानी कि 49 का हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, ए, सारा सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है, 49 का हो जाएगा आंसर ए। ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड होता है। और ये होता है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक यील्डिंग होता है, ठीक है। तो आप बाकी बाकी आप देख लेंगे, 49 हो गया। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। ये आ जाएगा शियर स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस नहीं, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, आपका हो जाएगा 50 का बी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 50 का बी, ठीक है। तो आज का सेशन, हम 50 क्वेश्चन का पीडीएफ था, ये हमारा खत्म हो गया है, और ये आपको नीचे इसका आंसर है, आंसर भी आप मैच कर लेंगे। और इसके बाद जो है, तो अब हम दूसरा पीडीएफ स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन जो है, तो रिपीटेड कंसेप्ट पे ये आपको आते जा रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट रिवीजन करते जाइए और फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाएंगे, आगे इससे और भी फास्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमें अगर कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर इसको इंडिकेट करें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको दे पाएँ। और आपको ये सेशन कैसा लगा, ये आप भी अपने कमेंट के थ्रू से आप हमें बताएं। और आशा करते हैं कि आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी आपके छोटे मोटे फ्लॉक्स रहे होंगे या नहीं भी रहे होंगे तो रिवीजन हो गया होगा, अगर रहे होंगे तो वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है, इसी होप और इसी एनर्जी के साथ तैयारी करते रहिए, और आगे आने वाले टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे। और इससे क्या होगा कि और सब्जेक्ट को भी पैरेलली अगर पॉसिबल हुआ तो स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। एटलीस्ट हमें इस लेवल तक अपने आप को बूस्ट कर लेना है कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आए, जो भी टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है उस लेवल से अगर कोई भी टॉपिक क्वेश्चन आता है तो वो हमें 100% हो जाना चाहिए। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा। और अपना ध्यान रखिए, और सेहत का भी ध्यान रखिए, और तैयारी पे अपना फोकस बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।